हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। आपके साथ मैं हूं अनामिका अजय मिश्रा। आप देख रहे हैं प्राइम टाइम डिबेट। बड़ौदा में होने वाले उपचुनाव को लेकर अब गेंद वोटरों के पाले में है। उम्मीदवार और पार्टियां वोटरों को जितना लुभा सकते थे लुभा चुके हैं, लेकिन अब 3 नवंबर को वोटर तय करेंगे कि उनके दिलों पर कौन राज कर रहा है। पेश है रिपोर्ट। बड़ौदा में होने वाले उपचुनाव के लिए पार्टी और प्रत्याशी तो तैयार हैं ही, प्रशासन ने भी अपनी कमर कस ली है। 2019 में कांग्रेस के चुनाव चिन्ह से जीतकर बड़ौदा से विधायक बने श्री कृष्ण हुड्डा के निधन के बाद ये सीट अपने नए विधायक की राह देख रही है। मगर अब बड़ौदा की जनता का ये इंतजार खत्म होने ही वाला है, क्योंकि 3 नवंबर को वोटिंग के बाद 10 नवंबर को बड़ौदा को अपना नया विधायक मिल जाएगा। हालांकि ये देखने वाली बात होगी कि बड़ौदा की जनता किसे चुनकर चंडीगढ़ भेजती है, क्योंकि इस बार मुकाबला मुख्य 3 प्रत्याशियों के बीच में ही है। बीजेपी और जेजेपी गठबंधन ने योगेश्वर दत्त को चुनाव मैदान में उतारा है। कांग्रेस की तरफ से इंदुराज नरवाल चुनावी मैदान में है, तो वहीं इनेलो ने जोगेंद्र मलिक पर भरोसा जताया है। बड़ौदा में 3 नवंबर को सुबह 7 बजे से मतदान शुरू होगा, जो शाम को 6 बजे तक चलेगा। इस बार चुनाव कोरोना से सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कराया जा रहा है, जिसके लिए चुनाव आयोग ने पूरी तैयारी कर ली है। ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं कि बड़ौदा सीट पर कितने मतदाता हैं, प्रशासन ने चुनावों को लेकर क्या तैयारी की है और कितने मतदान केंद्रों पर चुनाव करवाए जाएंगे। बड़ौदा का रण, कुल 1,80,529 मतदाता वोट करेंगे। ईवीएम से होगा मतदान। कोविड-19 के दिशा निर्देशों का होगा पालन। मतदान केंद्रों पर भारी सुरक्षा बलों की तैनाती। संवेदनशील और अति संवेदनशील बूथ घोषित। 20 गांव में अति संवेदनशील बूथ घोषित। 118 लोकेशन में 280 बूथ बनाए गए। इनमें से 65 लोकेशन चिन्हित गांव की है। पुलिस का रिस्पांस समय 5 से 10 मिनट का रहेगा। 47 पेट्रोलिंग पार्टियां बनाई गई हैं। बूथ पर आशा वर्करों की तैनाती। सोशल डिस्टेंसिंग का विशेष ध्यान। 1600 से ज्यादा अधिकारी और कर्मचारी होंगे तैनात। जिला मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्यामलाल पुनिया ने बताया कि चुनाव के लिए पूरी तैयारियां की जा चुकी हैं। मतदान केंद्रों पर मास्क, दस्ताने, सैनिटाइजर उपलब्ध करवाए जाएंगे। इसके साथ ही मतदान केंद्रों पर स्वास्थ्य विभाग की ओर से आशा कार्यकर्ता सभी की थर्मल स्क्रीनिंग करेंगी। 280 मतदान केंद्र हैं और सभी पर 280 पोलिंग पार्टियां जाएंगी। जो अपना मत सामग्री हो गया, जो कोविड को मैनेजमेंट के लिए जो भी ग्लव्स हो गए, सैनिटाइजर है और फेस मास्क, इन सब के साथ में जो भी पूरा फॉर्म और जो उसके अलावा रिक्वायरमेंट है पोलिंग के लिए, वो लेके अभी रवाना होना शुरू हो गई। तो आज सारी पार्टियां अपने अपने मतदान केंद्र पे पहुंच जाएंगी। कल सुबह मॉक पोल होगा, 7 बजे से 6 बजे के बीच मतदान होना है। उसके 1.5 घंटे पहले मॉक पोल शुरू हो सकता है। तो 7 बजे से जो मतदान का कार्य शुरू होगा, उससे पहले तैयारी शुरू हो जाएंगी। एसपी जशनदीप रंधवा ने बताया कि बड़ौदा उपचुनाव शांतिपूर्वक कराने के लिए सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई है। सुरक्षा के भी मजबूत इंतजाम किए गए हैं। हमारे टोटल जितने भी पोलिंग स्टेशंस हैं, वहाँ पे टोटल लगभग 1500 पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं और उनको बिल्कुल प्रॉपरली ड्यू डायरेक्शंस दे दिए गए हैं। मेरे द्वारा पर्सनली उनको संबोधित किया गया और जितने भी हमारे वल्नरेबल लोकेशंस और वल्नरेबल बूथ्स हैं, उसके अंदर हमारी टोटल 65 लोकेशंस आती हैं। वहाँ पे पैरामिलिट्री को स्टेशन किया गया। जैसे कि आप जानते हैं कि साइलेंस पीरियड जो है वो शुरू हो चुका है कल शाम से, तो जितने भी ठेके हैं उनको बंद करवा दिया गया। असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर बाहर ले वोटर के सिवाय जो आउटसाइडर्स हैं उनकी मूवमेंट के ऊपर बिल्कुल बैन लगा दिया गया और जितने हमारे नाकाज हैं उनको क्लियर डायरेक्शंस दी गई हैं आउटसाइडर्स को रोकने के लिए। किसी भी टाइप की कैश या फिर कोई लिकर की मूवमेंट होती है तो उसको स्ट्रिक्टली मॉनिटर करने के लिए सुरक्षा के मजबूत इंतजाम। बड़ौदा हल्के को 6 जोन में बांटा गया। हर जोन में एक डीएसपी की तैनाती। डीएसपी के नीचे 10 इंस्पेक्टर रहेंगे। बड़ौदा हल्के को 30 सेक्टरों में बांटा गया, जिनमें एसआई की टुकड़ी रहेगी। अब आपको एक बार बड़ौदा सीट पर 2019 के चुनावी नतीजों के बारे में बताते हैं कि 2019 में इस सीट पर किसे कितने वोट मिले थे। 2019 में हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार श्री कृष्ण हुड्डा ने 42,566 वोटों के साथ जीत दर्ज की थी, तो वहीं
योगेश्वर दत्त बीजेपी की सीट से चुनाव मैदान में उतरे थे और 37,726 वोट लेकर दूसरे स्थान पर थे। जेजेपी ने भूपेंद्र मलिक को चुनाव में उतारा था, जिन्हें 3,480 वोट मिले थे और इनेलो प्रत्याशी जोगेंद्र मलिक 3,145 वोट के साथ सबसे आखिर में रहे थे। बीजेपी और इनेलो ने फिर से अपने पुराने प्रत्याशियों पर दांव आजमाया है, तो वहीं जेजेपी ने गठबंधन धर्म को निभाते हुए बीजेपी के प्रत्याशी को अपना समर्थन दिया है। सियासी समीकरण चाहे कितने ही बैठा लिए जाएं, लेकिन आखिरी फैसला तो जनता को ही करना है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो ये बड़ौदा की बारी है कि किसे वो अपना सरताज बनाते हैं, किसके सिर पर ताज सजाते हैं। मतदान के लिए बस अब कुछ और घंटों का इंतजार है। मतदाता बेकरार है अपना प्रतिनिधि चुनने के लिए। किसको जीत मिलेगी, किसकी कितनी तैयारी है, आइए इसी पर पैनल के साथ आगे बढ़ते हैं। योगेश कौशिक है हमारे साथ, राजनीतिक विश्लेषक। बहुत स्वागत है कौशिक साहब। हमारे साथ सुखवंत सिंह है, प्रवक्ता इनेलो। सिंह साहब मैं आपका भी स्वागत करती हूँ। दलबीर धनखड़ है, प्रवक्ता जेजेपी। धनखड़ साहब हरियाणा न्यूज के स्टूडियो में स्वागत है। दो मेहमान हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। रेणु भाटिया, प्रवक्ता बीजेपी। रेणु जी बहुत स्वागत है आपका। सुमित गौड़, प्रवक्ता कांग्रेस। सुमित साहब आपका भी मैं बहुत स्वागत करती हूँ। शुरुआत कर देते हैं सुमित गौड़ आपसे ही। जीत के प्रति आश्वस्त हैं? मैडम कोई संशय ही नहीं है। कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के तमाम नेतागण, तमाम कार्यकर्ता अपनी जीत को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त हैं। और सीधा सा मैं आपको एक चीज बताता हूं। देखिए, अभी आपने ही बताया और जैसा हमें भी पता है कि 2019 के चुनाव में जेजेपी के 3,000 समथिंग वोट आए थे और ये 4,500 वोट से हमारे कांग्रेस के प्रत्याशी जीते थे, जो लगातार वहां से तीसरा चुनाव जीते हैं। यहां पर एक बात गौरतलब है कि 2019 में बीजेपी का एक नारा चला था, जिस नारे के चक्कर में बहुत सी सीटें 2,400-500 वैसी प्लस हो गई थी इनकी, कि अब की बार 75 पार। इन्होंने 6 महीने पहले शुरू कर दिया था अब की बार 75 पार। उस नारे में और इनके प्रलोभनों में जो लोग आते गए समय समय पर, तो आप ये देखिए उसके बावजूद इस नारे के, वो नारा ऐसा था इनका कि कहीं तो बहुत चला, कहीं बहुत कम चला, कहीं बिल्कुल भी नहीं चला। तो अगर इनकी 2019 की इन दोनों पार्टियों की वेंटिलेटर की जो सरकार है, हाँ। जो जेजेपी नामक वेंटिलेटर पे चल रही है, बैसाखियों पे चल रही है बीजेपी सरकार, तो अगर इनकी दोनों की 2019 की वोट भी जोड़ दें जी, तो ये 2,000 वोट से तब भी हार रहे हैं। लेकिन अब जबकि सरकार को बने हुए 1 साल से कई लगभग समय हो गया है और इस समय हमारे देश में और प्रदेश में समस्याओं का अंबार है और इस बार तो किसान भी बहुत ज्यादा उग्र है बीजेपी की खिलाफत में। हमारे किसान भाइयों को लाठियां बाजी चलाया इन्होंने, पीटा, दौड़ा के मारा इन्होंने। पुरानी सर हो गई बातें, तो आप लोग रख चुके हैं, आप लोग अपनी तरफ से अपनी बात रख चुके हैं। अब गेंद जो है वो वोटर्स के पाले में है, आप वहां पर आ जाइए। अब मुद्दे नहीं है गिनाने के लिए, अब तो आपको वोटर्स के वोट्स का इंतजार करना है। आप वहां पर आ जाइए। आपसे मेरा सवाल बहुत सीधा और स्पष्ट था, जीत रही है कांग्रेस क्या? आप अपने आप को जीतते हुए देख रहे हैं? आपने तो 2,000 वोट से जीत का आंकड़ा भी बता दिया। हर हालत में जीत रही है। बड़ौदा के जन जन जिताने इस बार कम से कम 20,000 से ज्यादा की वोटों का मार्जिन रहेगा। कांग्रेस का प्रत्याशी भालू भाई कम से कम 20,000 वोटों से जीत के निकले वहां से। ठीक है, आपके वेंटिलेटर वाली बात का जवाब मैं रेणु भाटिया से ले लेती हूँ। रेणु जी, मुझे हंसी आ रही है थोड़ी सी, क्योंकि यही जोश, यही जज्बा इन्होंने जींद के चुनाव में दिखाया था और कहा था हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता आ रहे हैं, हमारे वो, और इसी तरह से इनका फ्यूज उड़ गया था। और ये वेंटिलेटर की बातें जो करते हैं, मुझे लगा ये अपने बारे में कह रहे हैं, एक्सेप्ट कर गए, तो इसीलिए मैं हंस पड़ी कि अरे वाह, सुमित गौड़ ने बड़ी जल्दी एक्सेप्ट कर लिया कि कांग्रेस वेंटिलेटर पे चल रही है। नहीं, उन्होंने जेजेपी रूपी वेंटिलेटर कहा। मैं समझ कह रहे हैं अब। ना मैं समझ। रेणु जी, आपने गलत समझा, आपका ध्यान शायद कहीं और था, आप मेरी बात को गलत समझ गए। आप शायद कल की वोटों की टेंशन में थोड़ा गलत नहीं समझा, मैंने बिल्कुल ठीक समझा। मुझे लगा कि आप एक्सेप्ट कर गए हो। रेणु जी, इससे पहले जेजेपी के प्रत्याशी मेरे से हार चुके, हालांकि मैं शर्त नहीं लगाता हूँ, तो मुझे बता ही देंगी कि क्या होना है। खैर, मैं इस बातों में नहीं जाऊंगी। हमारा फर्ज है
कि जनता के लिए हम चुन के आएंगे और डिबेट में कभी आएंगे नहीं आएंगे मेरे सामने। जो है मैं शर्त लगाता हूं कि अगर पार्टी हारी, कांग्रेस पार्टी हारी, तो कभी रेणु जी से आपके चैनल पर डिबेट भी नहीं आऊंगा। इतना आश्वस्त हूं। क्या आप इतनी आश्वस्त हैं कि आप मेरे चैलेंज को स्वीकार कर सकें? बड़ौदा की जन जन के अंदर इस बार फिर से चौथी बार कांग्रेस को प्रत्याशी को जिताने का मन बना चुके हैं। लेकिन इस तरह वाली बात कोई ऐसी ना करें कि फिर वो हास्यप्रद हो जाए, इसलिए उस हिसाब से बोले जितना आपको मुझे लगता है बैलेंस बोलना चाहिए। कौन वेंटिलेटर पे कौन नहीं, पार्टी अलग बात है, हम तो एक शहर से आते हैं। जनता ने हर मुद्दे लेकिन मैं बड़ा मुझे इस चीज में मुझे भरोसा, क्योंकि मैडम एक फर्क है कि हमने बड़ौदा की गलियां छानी है इन चुनाव में, एहसास किया। हमने बड़ौदा में 2-3 सभाएं भी अटेंड की है। जो है हमारी प्रदेश अध्यक्ष नीति कुमारी शैलजा जी, अनामिका मेरी बात नहीं होने दीजिए। आपको सबसे पहले सुमित जी मौका दिया मैंने, आपको सबसे पहले आपने अपनी बात रख ली, जवाब ले लीजिए। 3 और मेहमान अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं सर, प्लीज। अनामिका मेरी बात पूरी हो जाए, मैं एक मिनट और लूंगा। बोलिए। मैं केवल इतना कहना चाहती हूँ अनामिका, मुझे लगता है हम सारी ये बातें जो कर रहे हैं आरोप प्रत्यारोप, इनका कोई जो है औचित्य नहीं है, क्योंकि कल पेटियों में जब जनता का मत आएगा, जनता की सोच आएगी और भाजपा के लिए जेजेपी भाजपा की जो गठबंधन सोच का उनके प्रति जो उनके पास सोच है, वो जब आ जाएगा। मैडम क्या बेटियां आपकी पार्टी की आएंगी? रोज बेटियों की हत्याएं हो रही है। फरीदाबाद का निकिता कांड अभी तक आप भूले नहीं है। ठीक है, अब मैं जवाब ले लेती हूँ। ठीक है रेणु बाजी, आपकी बात का जवाब से आप आए। बेटियां किसके लिए आएंगी, बेटे किसके लिए आएंगे, बुजुर्ग किसके लिए आएंगे, छोड़ दीजिए। जनता जनार्दन को वोट देने दीजिए। ये अभी से आएंगी, बेटियां आएंगी, ये वोटर्स तय कर लेंगे, ये वोटर तय कर लेंगे। सेकेंड राउंड में आऊंगे सुमित जी। दलबीर धनखड़, सरकार के लिए जेजेपी वेंटिलेटर, सरकार के लिए जेजेपी वेंटिलेटर, ये वेंटिलेटर वाले वोट मिलेंगे सरकार को, बीजेपी को। अनामिका जी, गौड़ साहब ने जिस तरह से बात की, एक तो दोनों का जोड़ में उनको बता दूं 70,000 वोट है, और डबल इंजन की सरकार, हम बार बार आप एक को बात कर रहे हैं, और हम मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। ना इसमें वेंटिलेटर की बातें हैं, ना अस्पताल की बातें हैं। मैं हैरान कई बार तब होता हूं, कांग्रेस के मेरे मित्र बार बार एक बात कहते हैं कि जेजेपी भारतीय जनता पार्टी का साथ दे गई। 2009 की बात मैं फिर याद इनको भाई को दिलाना चाहता हूं। 2009 में आपने कुलदीप बिश्नोई जो आज कांग्रेस में, उनके 6 विधायक कैसे 5 उनमें से तोड़े थे, वो कोर्ट में जाके बाद में 5 साल बाद आप हार गए थे। तो इस तरह का सिस्टम नहीं है, ये बड़ा पाक साफ रिश्ता है। हमने चुनाव के बाद दोनों पार्टियों ने मिलकर सरकार बनाई और सरकार बड़े अच्छे तरीके से चल रही है। और जहां तक फैसला करना वो बड़ौदा की जनता ने किया है। हमने अपनी बात रखी, कांग्रेस ने अपनी रखी, नेलो ने अपनी रखी, दूसरे कैंडिडेट ने सब ने अपनी अपनी बातें रखी, और हमें वहां लोगों को समझाने में कामयाब हैं इस बात के लिए कि सरकार आने वाले 4 साल के लिए आपके लिए काम करेगी। आप सरकार के साथ चलिए, अच्छे से अच्छे विकास यहाँ होंगे, हम वायदा करते हैं आपसे। अब जनता ने फैसला लेना बड़ौदा की ने, वो हो जाने वो क्या फैसला लेते हैं, वो आपको 10 तारीख को फैसले पर सुमित गौड़ ये कह रहे हैं कि जेजेपी जो वहां पर धरातल पर कुछ है ही नहीं, उस वेंटिलेटर के सहारे बीजेपी वहां पर वोट अपील कर रही है। देखिए मैं आपको फिर बताना चाहूंगा, बड़ौदा का पिछला चुनाव भी ऑलमोस्ट तिकोना था, उसमें जेजेपी के 32,500 के आसपास वोट थे, और भारतीय जनता पार्टी के 37,500 के आसपास थे। दोनों के जाके 70,000 वोट हो जाते हैं। ये आंकड़े तो हमें पता है, हम तो रोजाना दिखा रहे हैं। उनको नहीं पता ना, उनको मैं बता रहा हूं। सुमित गौड़ को पता नहीं है या कांग्रेस अति उत्साह तो हम दोनों मिलके डबल इंजन की सरकार है। पता है इनेलो के 3,400 कुछ वोट थे। आप जेजेपी प्रवक्ता को सुन रहे हैं, उनको बहुत जरूरी, आप जेजेपी प्रवक्ता को सुन रहे हैं सुमित साहब, ठीक है बोलिए। तो मैं तो प्रार्थना करता हूँ मेरे भाई, आप पहले इनेलो के थे, आप किसी को छोड़ोगे कि ना छोड़ोगे, सबके बीच में बोलोगे क्या? हम आपका बात बड़े ध्यान से सुन रहे हैं, आपने जो हमने बड़े ध्यान से सुनी। स्वभाव के आदमी है, नरम दल के, नरम स्वभाव के, नरम समाज के आदमी है, बस एक कमी है कि झूठ नहीं सुन पाते। हमने तो कोई झूठ ऐसी बोली नहीं भाई, वोट गिनती बताई मैंने तो कोई झूठ वाली बात कौन सी बोल दी। मैं कह रहा हूं अनामिका जी, सरकार हमारी अच्छा काम कर रही है, लोगों को हम समझाने में कामयाब रहे हैं। 10 तारीख को रिजल्ट जननायक जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी का जो कैंडिडेट है योगेश्वर दत्त जी, पहलवान जी, वो जीत के
हम लोगों के बीच में आएंगे और सरकार की एक नई ताकत बन के आगे लेकिन बढ़ेंगे। कांग्रेस को ऐसा क्यों लग रहा है कि आपके वहां पर वोटर्स नहीं है जिसका फायदा बीजेपी को मिलेगा, योगेश्वर दत्त को मिलेगा? देखो जी, सबका अपना अपना अधिकार है, वो तो कांग्रेस का, ये मेरा भाई जवाब दे सकता है। हम मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं और ये चुनाव जीतने जा रहे हैं। ठीक है, मैं आपके पास आ रही हूँ सुखवंत सिंह जी। क्या इनेलो की दाल गलेगी? इनेलो को आप कहाँ पाते हैं? देखिए अनामिका जी, सबसे पहली बात तो बड़ौदा में किसान जीतेगा, बड़ौदा में बीजेपी का पूंजीवाद हारेगा, ये निश्चित है। अब आपके सवाल पे आता हूं कि इनेलो की दाल गलने वाली है। आपका सवाल ही मेरे को ठीक नहीं लगा। अच्छा, अब ये तो 10 तारीख को पता लग जाएगी किसकी दाल गलेगी, और मैं बताता हूं कि इनेलो की दाल क्यों गलेगी आपके सवाल के ऊपर। देखिए, अभी कांग्रेस के प्रवक्ता साथी किसानों की बात कर रहे थे, कांग्रेस के साथी सुमित गौड़ जी किसानों की बात कर रहे थे। हाँ। अगर किसानों की बात चलेगी तो सवाल कांग्रेस पर भी उठेंगे। इस सवाल क्यों ठीक नहीं लगा सर, पहले वो समझा दीजिए। ऐसा क्या सवाल में पूछ दिया आपको? कड़वाहट लगी सवाल में, या कुछ गलत अंदाज था, या क्या था? चलो छोड़ो, किसकी दाल गलेगी ये तो मैं तो सबसे पूछ रही हूँ, जेजेपी से, रेणु भाटिया से पूछ रही हूँ, मैं कांग्रेस से पूछ रही हूँ। आपको क्यों लगता है कि आपकी दाल गलेगी? इसमें सवाल क्या गलत है? अनामिका जी, यहाँ मैं अपनी बात रखने के लिए हूँ, आपके साथ बहस में उलझने के लिए नहीं। आप फिर बहस को क्यों बढ़ावा दे रहे हैं? मैं भी यहाँ पर डिबेट संचालित करने के लिए हूँ। अगर आपको सवाल गलत लगता है तो आप बताएं क्यों गलत है। मैं आपके सवाल का जवाब दे रहा हूँ। बिल्कुल दीजिए कि अगर किसानों की बात चलेगी तो कांग्रेस भी उतनी ही दोषी है, और ये इसी बात से इनेलो इस चुनाव को जीतने जा रही है कि ये समय वो है जब हरियाणा प्रदेश का किसान अपनी समस्याओं के प्रति गंभीर है, और उसने 3 अध्यादेशों के बहाने जो बाद में कानून बने, इसके बहाने से सोचा कि उसकी इस दुर्गति के लिए जिम्मेदार कौन है। निश्चित रूप से जब से केंद्र में बीजेपी की सरकार आई है, उसने किसानों को मारने की गति को दुगना कर दिया, लेकिन एक गति पहले भी थी, उसके लिए जिम्मेदार कौन? उसके लिए कांग्रेस। और इसीलिए बड़ौदा के किसानों ने यह सोचा है, गांव ग्रामीण के अंचल के लोगों ने यह सोचा है कि जब हमने उन्होंने दुश्मन को पहचान लिया, और दुश्मन निश्चित रूप से कांग्रेस और बीजेपी दोनों हैं। इस देश में 70 साल की आजादी के बाद जो किसान की आज स्थिति है, उसके लिए दोनों जिम्मेदार हैं। इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता। और जब किसान की बात है, उसको ये एक अच्छा समय है कि एनालाइज करके उन्होंने और दोनों को ही किनारे लगाने का मन बना लिया है। अब मैं एक बात के माध्यम से आपको कहना चाहूंगा कि अगर कांग्रेस के साथी इतने कॉन्फिडेंट हैं, तो भूपेंद्र हुड्डा जी और दीपेंद्र हुड्डा जी प्रतिदिन 1-1 मिनट के लिए लोगों के से रिक्वेस्ट कर रहे हैं। दूसरी बात और ये है कि वहां पे जो जींद चुनाव में हुआ, कांग्रेस वहीं होगा। बीच में आपने देखा कि बीच चुनाव के बीच स्टेज से दीपेंद्र हुड्डा की स्टेज से माननीय शैलजा जी किस प्रकार से दिल्ली चली आई, और आपके मीडिया के लोगों ने उस बात को उठाया। अब ये सब क्या है कि दलित समाज अशोक तंवर जी की बेइज्जती पहले, उसके बाद अब शैलजा जी की बेइज्जती, इस सब सारी चीजों को देखे हुए है। और इन सब चीजों का जवाब इस चुनाव में लेगा कांग्रेस से। बीजेपी की तो जमानत बच जाए वो भी गनीमत है, लेकिन कांग्रेस भी निश्चित रूप से घुटनों पर है। ये सारे हालात बता देते हैं, और हालात अनामिका जी झूठ नहीं बोलते। कोई व्यक्ति झूठ बोल सकता है, कोई डॉक्यूमेंट झूठ बोल सकता है, लेकिन हालात कभी भी झूठ नहीं बोलते। और हालात जिस तरह से दिखे, कांग्रेस से सवाल ये वाजिब है, इनका सवाल का जवाब। सुमित साहब, आ रही हूँ कौशिक साहब इनके बाद। हाँ अनामिका जी मैम, पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा, वैसे तो मैं मेरे साथी प्रवक्ता इनेलो के जो है इनके सवाल का जवाब देना ही नहीं चाहता, क्योंकि ये एक ब्लाइंड रेस में भाग रहे हैं जिसका कोई सिर पैर नहीं है। सर नतीजे तक इंतजार क्यों नहीं कर रहे हैं? वोटर से जो इनका वोट बैंक था, इनका जो भी वोट बैंक था, माफ करना, वो भी कांग्रेस में स्विच कर गया है। और जेजेपी ने 2019 में जो भी वोट जेजेपी को मिले थे, उन्होंने बीजेपी पार्टी को गाली दे के, कांग्रेस को गाली दे के। अनामिका जी, मैं सुमित गौड़ से ये पूछना चाहता हूं कि अब उनके पास कौन सा पैमाना है जिसके आधार पर वो कह रहे हैं कि कांग्रेस की तरफ स्विच कर गया है? जेजेपी से जो लोग नाराज हैं, वो भी कांग्रेस में स्विच कर चुके हैं। वो पैमाना बताइए सुमित गौड़ जी, आपके पास कौन सा पैमाना है? पैमाना बता दीजिए दोनों को। देखिए, पैमाना मेरी एक ही लाइन में आ जाएगा। 2009 हम जीते, 2014 हम जीते, 2019 हम जीते, और 2020 भी हम जीतेंगे। आप ये देख लीजिए, वहां पे कांग्रेस पार्टी टाइम में इतना विकास बड़ौदा में हुआ था। बड़ौदा के जो लोग हैं, कोई सुमित गौड़ जी, जो पहले हुआ हो वही अब होगा, ये निश्चित नहीं, अपने पराई की ये जरूरी नहीं है। करने वाले की परख है, इसीलिए उन्होंने
अपोजिशन के माहौल में भी उन्होंने कांग्रेस के उम्मीदवार को जिताया 2014 में भी और 2019 में भी, क्योंकि कांग्रेस का पार्टी का। फिर आप चुनाव आयोग से मांग करो ना कि जी अब चुनाव की आवश्यकता नहीं, हम पहले जीते अब भी जीतेंगे। पार्टी के प्रवक्ता ने कहा। कैसी बात कर रहे हैं सर? ठीक है, शुभकामनाएं आप सबों के साथ है, लेकिन ये जरूरी नहीं कि आपने 3 दफा जीता, हैट्रिक लगाई तो चौथी दफा आप ही को मिल जाएगा। जनता जनार्दन के हाथ में फैसला है। कल ईवीएम में 14 उम्मीदवारों की किस्मत कैद होगी और 10 तारीख को पता चलेगा कौन जीत जाएगा। सर, चुनाव एक प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया पर भरोसा रखिए। अच्छी बात है, यहाँ तो जितने लोग बैठे हैं कौशिक साहब को छोड़ के सभी अपनी जीत की दावेदारी कर रहे हैं, करनी भी चाहिए, लेकिन ये कोई बात नहीं हुई कि हम जीतते आए तो हम ही जीत जाएंगे। कौशिक साहब, कांग्रेस के इस उत्साह को आप किस तरह से देख रहे हैं? इनका किला है, इनका गढ़ है, 3 दफा जीते हैं तो इनको अपना एक सेट वोटर नजर आ रहा है, या फिर यहाँ पर जो काम है उसको लेकर ये चाहते हैं कि इनको ऐसा लगता है कि हमने इस 3 दफा में इतना यहाँ पर काम कर दिया कि वोट तो हमारे ही है? नहीं, मैं वैसे तो बातें ज्यादा नहीं पूछता हूँ, सवाल नहीं करता हूँ, पर गौड़ साहब के लिए मैं एक सवाल छोड़ के जाऊंगा पहले तो। हाँ। जैसे गौड़ साहब ने कहा कि हम 3 बार जीते हैं, तो क्या गौड़ साहब ये मान लेंगे कि मोदी जी की पहले 280 आई, फिर 300 आई, तो अगली बार 350 आएंगी? क्या ये मान लेंगे? नंबर 1, इनके लिए इतना ही सवाल काफी। काउंटर भी नहीं कर रहे हैं इस पर। अब मैं बोल रहा हूँ, आप अति उत्साहित हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, ग्राउंड से आपकी रिपोर्ट्स अच्छी हैं। हाँ। लेकिन इतना उत्साह ही आपको बर्बाद ना कर दे एक रात में, ध्यान रखना। मैं पहले ही कह रहा हूँ। अब मैं बताता हूँ आंकड़ों के हिसाब से जो आंकड़ों का खेल कर रहे हैं सब लोग, आंकड़े मैं प्लीज मेरी हाथ जोड़ के विनती है, आप मुझे बोल लेने दो प्लीज। क्या है सर, पूरे एनर्जी के साथ बैठे आप, सभी को काउंटर कर रहे हैं आप। अब मैं आंकड़ों का खेल बताता हूँ। हाँ। जो ये बात हो रही है कि बीजेपी को मिले 37,000, कांग्रेस को मिले 42,000, पिछले चुनाव की बात कर रहा हूँ, 1 साल पहले, अच्छा वोट था। हाँ। और 32 और 33,000 के करीब मिले जेजेपी को। बहुत अच्छा था। अब इसकी खूबसूरती ये है, जो लोग बता नहीं पा रहे हैं कि 42,000 प्लस 32,000, जो 74,000 वोट मिले वो एंटी बीजेपी मिले। कांग्रेस ने भी बीजेपी को गाली दी, जेजेपी ने भी बीजेपी को गाली दी, तो वो 74,000 वोट होते हैं। एंटी बीजेपी 74,000, प्रो बीजेपी 37,000। ठीक है। अब जो भाई दलवीर ने बोला है, जो मैं अब उस पर आ जाता हूँ। इनके 32,000 वोट कहाँ जाएंगे जिनका हर कोई दावा कर रहा है? हर कोई दावा कैसे कर रहा है? जेजेपी तो यही कह रही है कि योगेश्वर को जाएंगे। हाँ, सुन लो ना, मैं भी अपनी बात कर देता हूँ ना। सब लोग अपनी कर रहे हैं, मैं भी कर कि इनेलो के पास भी 32,000 जाएंगे, प्लस 5,000 और टूट के जाएंगे, तब तो ये जीतते हैं। कांग्रेस के टूटे हैं बीजेपी के, तब तो ये जीतेंगे। मतलब इनकी जीत का जो दावा है। और अगर जेजेपी के सारे वोट शिफ्ट हो गए तो बीजेपी जीत गई। पर ऐसा कौशिक साहब, ऐसा हो नहीं सकता। ऐसा अगर जेजेपी के वोटर्स पूरी तरह से फ्लोट होंगे इनेलो की तरफ, नहीं होंगे। अगर वो कांग्रेस की तरफ गए तो इनेलो फिर तीसरे नंबर पर ही नहीं होंगे, किसी कीमत पे नहीं होंगे। अब मैं वही बात करने जा रहा हूँ। हाँ। आपने जब बीजेपी के अगेंस्ट वोट लिया था, तो आप किस मुंह से जाके उन्हें 1 साल बाद ये कहेंगे कि अब प्रो बीजेपी हो जाइए? रातों रात ऐसा कौन सा इनके पास मंत्र है कि प्रो बीजेपी कर देंगे? लेकिन फिर भी मैं एक चीज ऐड करता हूँ, जा तो रहे दुष्यंत चौटाला सीएम के साथ साथ मंच पर भी मुंह से बोलेंगे। क्या कहेंगे लोगों को? क्या कहें? लोग तो हाँ कर देते हैं, देखो हर जगह। यहाँ तो हमारे यहाँ एक कहावत है हरियाणा में कि बड़े गाँव में ऊँट आ जाए तो भीड़ हो ही जाया करती है। कहीं पे कुछ भी होगा तो भीड़ हो जाएगी, उसकी चिंता ना करो आप, भीड़ तो हर जगह हो जाएगी। ठीक है। अब क्या है कहानी, यहाँ पे प्रॉब्लम कहाँ से आती है? कि ये 2 जमा 2 4 होने वाले नहीं है जो जेजेपी और बीजेपी दावे करती है। वो नहीं होगा, किसी कीमत पे नहीं होगा। फिर भी मैं एक चीज मानता हूं कि जेजेपी का एक कोर वोटर है। वो कोर वोटर जो दुष्यंत जी ने कह दिया वो 100% है। और वो उत्साह नजर आया उस दिन, 2-3 दिन पहले जो था, वो उनका उत्साह नजर आया। वो कोर वोटर मेरे हिसाब से मैक्सिमम टू मैक्सिमम 10,000 हो सकता है। जब वो स्टीयरिंग और चाबी की बात कर रहे हैं, हाँ, वो जो हो रही थी, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 10,000 हो सकता है। 10 से ज्यादा नहीं हो सकता। वो 10 के अलावा और शिफ्ट नहीं करा सकते। तो ये बनते हैं 37 + 10 47। 47,000 पे हार जीत का फैसला होने वाला नहीं है। मैं यहाँ कह के जा रहा हूँ। आज रिजल्ट आप पता लगी जाएंगे, कल शाम को हम बता ही जाएंगे। 90% मेरी गारंटी है कि 47,000 पे हार जीत का फैसला नहीं होगा। ठीक है। ये हार जीत का फैसला होने वाला है 60 के आसपास, क्योंकि ये इलेक्शन 1:1 हो गया है, बीजेपी एंड कांग्रेस।
इनेलो अगर कहीं ना कहीं सेंध लगाने में बहुत तगड़ी कामयाब हो गई, जो कि हो सकता है अंडर करंट हो, जैसा कि बोल रहे हैं। सबसे पहले ये बड़ौदा की सरजमी पर ये लोग पहुंच गए थे वोट अपील के लिए, बात करने के लिए कि हम आपके हक में आ रहे हैं। अभय चौटाला को हमने सबसे पहले देखा वहां। हमें भूलना नहीं चाहिए, जो कांग्रेस आज कह रही है ये हमारा गढ़ था, ये इनका गढ़ नहीं था, ये गढ़ था देवीलाल जी का। वो देवीलाल जी के गढ़ को इन्होंने ध्वस्त किया, और वो भी किया हुड्डा जी ने। और एक बात सच है, गौड़ साहब नहीं मानेंगे, सुमित साहब आपके लिए तो मुस्कुराने वाला आंकड़ा दे दिया इन्होंने। गौड़ साहब आप मानेंगे नहीं, लेकिन मैं बता रहा हूँ, आप तक मुस्कुराहट आ जानी चाहिए, इन्होंने वो आंकड़ा गिनवा दिया। हंसिए सर, मुस्कुराइए थोड़ा। आपको मैं कह रहा हूँ, अब आप वो गाना मत लगाइएगा, यही रात अंतिम, यही रात जो मैंने पहले किया था वो, और अब अगली बात भी नहीं मानेंगे। ये सच है, ये सच है कि कांग्रेस में दीपेंद्र हुड्डा और भूपेंद्र हुड्डा के अलावा उनकी टीम चुनाव लड़ रही है, कांग्रेस चुनाव नहीं लड़ रही है। चलिए ठीक है, इस पर मैं आ जाऊंगी। काफी देर से ब्रेक के लिए कमांड मिल रही है, एक ब्रेक ले लेते हैं और फिर इस डिबेट को आगे बढ़ाते हैं। यहाँ एक छोटे से ब्रेक पर हम जा रहे हैं, फौरन लौटेंगे प्राइम टाइम डिबेट में। एक बार सवाल रिपीट कर देते। सवाल, क्या बड़ौदा उपचुनाव के नतीजे प्रदेश में बदलेंगे सियासी समीकरण? हाँ के लिए यस टाइप करना है, ना के लिए आपको नो टाइप करना है। 9999432146 पर आप अपने जवाब को हमें व्हाट्सएप करें। बड़ौदा की बारी, किसके लिए कल तैयारी होगी? कौन किसे वोट डालेगा? किसकी जीत आप देख रहे हैं, ये तो आपके हाथ में है। बड़ौदा की जनता कल चुनेगी अपना प्रतिनिधि। कल सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हो जाएगा। धड़कनें तेज हो गई हैं सभी 14 उम्मीदवारों की, और मुस्कुराते प्रवक्ताओं के चेहरे आप हरियाणा न्यूज पर इस वक्त देख रहे हैं, जो सभी अपनी अपनी जीत के लिए आश्वस्त है, क्योंकि बहुत पसीना बहाया है। रेणु जी, बहुत मेहनत करते हुए हमने देखा है आप सबों को भी। रूलिंग पार्टी का फैक्टर काम आएगा, विकास का नाम काम आएगा, या गठबंधन की साझेदारी के साथ चुनाव जीतने की बात काम आएगी? जीत का सेहरा कैसे मिलेगा? साझेदारी का गठबंधन भी काम आएगा, दूरदर्शी सोच भी काम आएगी। दुष्यंत जी और मनोहर जी के किसानों के प्रति जो भाव थे, जो उनके लिए सुविधाएं हैं, जो उनके लिए आगे उनके बेनिफिशियल प्लान्स हैं, वो काम आएंगे। और हमारे हर कार्यकर्ता की, एक अंतिम पंक्ति के कार्यकर्ता की भी मेहनत रंग लाएगी। इसलिए आपने कौशिक साहब को बहुत ध्यान से सुना होगा मैम, मैं उम्मीद करती हूँ। बहुत ध्यान से सुना। उन्होंने कहा कि जिस जेजेपी को साथ लेकर आप चुनावी मैदान में आप लोग उतरे हैं, ठीक, अच्छी बात है। डबल इंजन की सरकार है, गठबंधन में है, तो साझेदार होना भी चाहिए, और वो भी अपने पूरे दिल से आपके साथ हमें ग्राउंड पर काम करते दिखे। लेकिन बीजेपी ने क्या ये सोचा कि जेजेपी के जिन वोटर्स को वो काउंट कर रही है कि वो वोट आपके हक में पड़ जाएंगे, वो वोटर्स एंटी बीजेपी थे, जिन्होंने जेजेपी को तब वोट दिया जो बीजेपी के खिलाफ लिए गए थे? ऐसा नहीं है, मुझे लगता है कि समीकरण समय ऐसा ही है मैम। कौशिक साहब, गलत हूँ मैं? जमुना पार छोड़ के आएंगे आप, हमें वोट दो, ये बयान थे, ये जेजेपी के बयान थे कि हम बीजेपी वालों को जमुना पार कर देंगे, इसलिए वोट दो। अनामिका कौशिक जी बहुत सुलझे हुए जो है राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, उसके समीकरण हमेशा बहुत अच्छा बोलते हैं, परंतु जरूरी नहीं कि हर बार सेम बात, सेम चीज लागू हो, या किसी ने अगर कुछ कहा है, ये जरूरी नहीं है। समय के साथ समय की डिमांड, समय के साथ माहौल, समय के साथ लोगों के सोच का परिवर्तन, समय के साथ गठबंधन की नीति, समय के साथ गठबंधन की नीयत, तो ये इस सारी बातें काम आएगी। इस समय विशेष में आप लोगों ने ऐसा क्या किया कि आपको लगता है कि जेजेपी के वोट फ्लोट नहीं होंगे और योगेश्वर दत्त की तरफ वो रुख करेंगे? देखिए अनामिका, कंपैरेटिव जजमेंट आप कैंडिडेट का करिए। हमारा कैंडिडेट हर तरीके से मजबूत है, समझदार है, स्ट्रॉन्ग है, वो देश की शान है। और लोगों जिस प्रकार उन्होंने बार बार योगेश्वर अपने उसमें भी कहते रहे हर रैली, हर फंक्शन में, कि जिस प्रकार मैंने देश का नाम रोशन किया, सेवा की, उसी प्रकार मैं आपके साथ भी जुड़ूंगा। तो एक देश के बेटे को जिसने हमेशा से ही देश का मान रखा है, उसको आशीर्वाद मिल रहा है। और आप कल शाम को देखेंगे जब विशेष आप पैनल बिठाएंगे जिसमें कौशिक जी तो जरूर होंगे, क्योंकि ये स्पेसिफिक एक डिटेल्स देंगे, तो आप देखेंगे लोगों का रुख यही होगा। अभी जब मैं भी चुनाव के दौरान वहां गई 3-4 दिन जब मेरी ड्यूटी लगी, तो मैंने यही नोटिस किया कि पब्लिक का जो रुख है ना, वो सरकार की तरफ
बदला है, सरकार की तरफ आया है। और जरूरी नहीं जिस प्रकार अभी सुमित गोयल बोल रहे थे फला साल भी हम जीते, फला साल भी हम जीते। अरे फला साल तो आपको 70 साल जनता ने बहुत प्यार दिया था, लेकिन आपने परिवर्तन क्या किया? आज किसान की वही हालत आपने करके छोड़ी थी। सुमित जी की बात पर बाद में आ जाऊंगी। कौशिक साहब जवाब सटीक मिला था। आ रही हूँ सर, आ रही हूँ, मैं आपके पास भी आ रही हूँ। सिंह साहब, तो इसलिए समय के साथ जो कौशिक हालात साहब, है, समय के साथ हालात बदल रहे हैं, इसलिए वोटर वाली बात सही साबित नहीं विश्वास दिखाने की जो एक रुख बनाया है, मन बनाया है, उसमें हम अच्छी जीत के साथ आगे निकलेंगे। आप ठीक कह रहे हैं। मेरा आकलन कुछ जो कहता है, मैं उस हिसाब से बात कर रहा था सिंपली कि 32,000 जो जेजेपी को वोट मिले थे, उनमें से क्या 23,000 प्लस आप ले पाएंगे? क्योंकि 60,000 से नीचे जीत हार का आप जीतने की नहीं सोच सकते। तो वो 23,000 क्या आप शिफ्ट करा सकते हैं? देखिए, जनता ने हमें जो सुना है, किसानों के लिए जो मुद्दे उठे, कितना कांग्रेस ने प्रयास किया कि बरगलाया जाए कांग्रेसियों को, किसानों को कांग्रेसी किसान के रूप में बन के वहां बैठे रहे, कितना कुछ इन्होंने षड्यंत्र किया, परंतु नहीं। अभी आपने कहा कि जेजेपी इनेलो के बीच की जो दूरी रही पिछले सालों में, वो अब देवीलाल की नीतियों पर चलने वाली नीति थी। तभी यहाँ पर जो सीट, जो ये 3 बार की बात कर रहे थे, वो देवीलाल की सीट थी। ये आपने अपने आकलन में बोला। ये तो सच है। दुष्यंत चौटाला की जो थ्योरी और स्टडी और जो जनता का प्यार उनको मिल रहा है, जो हमारी डबल इंजन को बहुत तेजी से आगे बढ़ा रहा है, वो जो है जनता उसी सोच के साथ आगे हमारे साथ बढ़ेगी। आपसे 100% सहमत हूँ। सुनिए, मैं मैडम 100% सहमत हो जाऊंगा, लेकिन जनता का रुख बदला है। मैं 100% सहमत हो जाऊंगा, आप अगर मेरा एक जवाब दे पाए तो। देखिए, 40 सीट आप जीत के आए, 10 वो जीत के आए, आपने 50 जोड़ दिए, आपने सरकार बना ली। लेकिन वो जो 10 जो जीत के आए थे, वो एंटी बीजेपी जीत के आए, बीजेपी के कैंडिडेट को हरा के आए। आप ये बताइए कि मैं उचाना से उन्हीं का, दुष्यंत जी का ही बात कर देता हूँ, उचाना से धुरंधर बीजेपी नेता की वाइफ को हरा के आए हैं वो। तो आप ये बताइए ना कि जिस आप हरा बीजेपी को रहे हो, इसका मतलब ये है कि जनता बीजेपी को हराना चाहती थी और वहाँ कांग्रेस का कैंडिडेट कमजोर था, इसलिए आपको जिता दिया। वोटर्स को आप अपने साथ समझ रहे हैं। उनके वोटर आपके साथ कैसे आएंगे? ठीक है, सुखवंत सिंह भी एक सवाल पूछ रहे हैं, उनका सवाल भी ले लेते हैं। सिंह साहब, सबसे पहले तो मैं रेणु भाटिया जी को ये कहना, इनके सुभाष बराला जी हारे हैं। आ रही हूँ सुमित जी, आप ही के पास आ रही हूँ मैं। 2 मिनट वेट कीजिए सुमित, आ रही हूँ मैं। सुमित साहब बस 2 मिनट आ रही हूँ। राष्ट्र प्रवक्ता अनामिका जी, सबसे सवाल सुनिए। रेणु जी एक सवाल आ गया, दूसरा सवाल सबसे पहले तो रेणु भाटिया जी से मेरी रिक्वेस्ट ये है कि वो चौधरी देवीलाल को चौधरी देवीलाल कहें। वो किसानों के सम्मानित मसीहा थे। बेशक रेणु भाटिया जी किसान बैकग्राउंड से नहीं है, लेकिन उनको चौधरी देवीलाल की सम्मान का ख्याल रखना चाहिए। वो इनके दीनदयाल उपाध्याय की तरह नहीं है, उनको चौधरी देवीलाल कहना चाहिए। दूसरा, रेणु भाटिया जी, मेरा सवाल आपसे ये है, आप अपने कैंडिडेट को बहुत महान बताती हैं, और उसी कैंडिडेट को बड़ौदा की जनता ने, उसी बड़ौदा की जनता ने 1 साल पहले आपके उसी महान कैंडिडेट को रिजेक्ट कर दिया था। तो इस 1 साल के दौरान आपके उस कैंडिडेट ने और क्या महान कार्य किया कि बड़ौदा की जनता उनको चुने? आप सिर्फ एक कैंडिडेट के नाम पर, अब पार्टी कैसी है लोग ये देख रहे हैं। देखिए, पिछले 1 वर्ष के दौरान भी अगर आप देखेंगे, चाहे वो हमारी सरकार नहीं रही इस क्षेत्र में, तब भी 2014 में भी अगर आप आपके कैंडिडेट ने क्या महान काम कर दिया? उनको 1 साल पहले रिजेक्ट किया था, अब बड़ौदा की जनता आप उनका महान होने को लाद रहे हैं ना, तो क्या महान कार्य कर दिया 1 साल के दौरान? कैंडिडेट है वहाँ पर, या भाजपा का विधायक है या नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बैलेंस करके 90 विधानसभाओं को देखा, इसलिए जनता वहाँ की जानती है कि जिस महान व्यक्ति ने, जो महान सीएम है, उन्होंने अगर हमारे यहाँ पर कांग्रेस के एमएलए होने के आपके उस महान सीएम के साथ जागसी गांव में क्या हुआ रखी है, तो वो सरकार आपके उस महान सीएम के साथ बड़ौदा के अलग अलग गांव में क्या हुआ? और उनकी सरकार सीएम तो पूरे प्रदेश के है ना। आप यहाँ पे बैठ के उनको महान बताते रहे। सीएम तो सबके आपके भी हैं, सीएम वो आपके भी हैं, हमारे भी हैं। मैंने कहा बना इनके महान सीएम को दूसरे तक नहीं दिया कई गाँवों में। नहीं सुमित जी, इनके उनके क्या होता है? सीएम पूरे प्रदेश के हैं, सीएम आपके भी हैं, इनके उनके क्या होता है? निश्चित रूप से बीजेपी के और इनके ही है वो। नहीं, उनके अपनी नीतियां देखिए, ठीक बोलिए। नहीं, वो किसान, मजदूर, गरीब, गाँव ग्रामीण के सीएम नहीं है। अगर वो उनके सीएम होते तो उनके हित की बात करते।
तुम्हारा प्रधानमंत्री, हमारा प्रधानमंत्री, इनको आदत है, इनको नहीं, सीएम पूरे प्रदेश के हैं। सुमित गौड़ कुछ ऐड कर रहे थे क्या आप? बोलिए अभी। हालांकि सुमित समझदार व्यक्ति है, परंतु अनामिका जी, मैं कहना चाहता हूँ मुखियाओं का जो इनकी, मैं क्यों कहा मैंने, मैं उस बात पे भी आ रहा हूँ। आ जाइए। जो हरियाणा में बेरोजगारी का आलम है, जो हरियाणा में क्राइम व्यवस्था का आलम है, महिलाओं के प्रति अत्याचार हो रहे हैं, दलितों को तो कुछ सुनवाई नहीं हो रही, यहां तक कि हमारी कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्षा जो दलित समाज से हैं, बड़ी सीनियर लीडर हैं, जब वो फरीदाबाद में बहन निकिता के परिवार को संवेदना व्यक्त करने आते हैं, उनके परिजनों से मिलने आते हैं, बड़ौदा का चुनाव बीच में छोड़ के उनके साथ हमारे प्रभारी भी आए थे विवेक बंसल जी, तो बीजेपी समर्थित इनके नेताओं ने, इनके पार्षद ने उनकी गाड़ी में पथराव किया, उनसे भद्दी भाषा का इस्तेमाल किया। ये न्यूज आप जान से मारने की धमकी दी। ये चर्चा सुमित गौड़, जब बीजेपी ये कह देती है कि आपके दलित सीनियर लीडर को धक्का मारा गया, आप लोग किस तरह का व्यवहार करते हैं, तो आप जात पात का आरोप लगाते हैं। जब आप निकिता हत्याकांड को भुनाना चाह रहे हैं तो आप फिर दलित सीनियर लीडर कहते हैं। तो यहाँ पर आपने क्या सोचकर दलित सीनियर लीडर कहा? जात पात कौन फैला रहा है? देखिए, जिस चीज पर आपत्ति है वही आपके मुखारबिंद से क्या शोभनीय है? सोशल मीडिया पे आप ये नहीं जो चीज आपको नहीं पच रही वो क्यों आप दूसरों के निवाला बना रहे हैं? 2 दिनों से हमारी निकिता बहन की एड करके बना रखे हैं, उसका प्रचार कर रहे हैं, हमने ये किया वो नहीं किया। तो आप कुमारी शैलजा करें ना। निकिता बहन, मुझे शर्म आ रही है आपके मुंह से ये सुनते हुए, मुझे शर्म आ रही है आपके मुंह से बिल्कुल। सुनते हुए। बड़ौदा पे वापस आ जाइए। अगर निकिता पे गए तो मैं जींद और रेवाड़ी तक पहुंच जाऊंगी सर। अगर आप निकिता पे गए तो मैं जींद और रेवाड़ी तक पहुंच जाऊंगी सर। मैं रेवाड़ी का वाकया उठा लूंगी, लेकिन माफ कीजिएगा इस वक्त मुझे इस पर बात ही नहीं करनी है। यह डिबेट बड़ौदा उपचुनाव के लिए प्लीज वापस आ जाइए, प्लीज वापस आ जाइए। बहुत कम वक्त बचा है, प्लीज वापस आइए। बड़ौदा उपचुनाव पर क्या कांग्रेस के पास कुछ है नहीं अब? अनामिका जी, मैं बड़ौदा पे आ रहा हूँ। आ जाइए। अनामिका जी, मैं बड़ौदा पे आ रहा हूँ। देखिए, हमारे बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं भाई योगेश्वर दत्त जी, मैं एक खिलाड़ी होने के नाते और उन्होंने देश में नाम रोशन किया, मैं उनका दिल की गहराई से सम्मान करता हूं एक खिलाड़ी होने के नाते। बस लेकिन धन्यवाद। मैं हाथ जोड़ के कह रहा हूं, मुझे जो मैं कह रहा हूं उसके लिए माफ करना कि राजनीति के क्षेत्र में वो चले हुए और बुझे हुए कारतूस हैं। उन्होंने देश का नाम खेलों में जरूर ऊपर किया है, लेकिन राजनीति ये अपमान है। से आप लोग चुन कर लाते हैं दलबीर धनखड़, ठीक है। अगर वो बीजेपी में नहीं आते, ये वाकई मतलब ये आप लोग चुन कर कहाँ से लाते हैं सर? बुझा हुआ कारतूस। 10 तारीख तक का इंतजार कीजिए ना सुमित गौड़ साहब। का दामन थामा। सुमित गौड़ साहब कहाँ से चुन के ये शब्द लाते हैं आप? मतलब एक ऐसे खिलाड़ी को जिसने देश का नाम रोशन किया, आप बुझा हुआ कारतूस कह रहे हैं सर। अनामिका प्रवृत्ति है कांग्रेस की सबका अपमान करने। मैं तो उनका सम्मान कर रहा हूं। ये सम्मान है, ये सम्मान है सर। कमाल है सुमित जी, कमाल है सर। बुद्धिजीवी है सर, आपसे उम्मीद नहीं थी। धनखड़ साहब नहीं, ठीक है सर, ठीक है सर, मैं समझ रही हूँ। जब जीत के प्रति आश्वस्त होते हैं तो कुछ न कुछ आप अवेग में ऐसा कह जाते हैं, लेकिन ये सही नहीं है धनखड़ साहब। लेट मी कंप्लीट। रेणु जी सुनिए, मैं भी पीछे बोलूंगा, फिर आपके मैं चुप हो जाता हूँ। मैं गलत बात थोड़ी बोलने दूंगी आपको। मैंने क्या कहा कि खिलाड़ी होने के नाते मैं उनका सम्मान करता हूँ, आजीवन करता रहूंगा। उन्होंने देश का नाम रोशन किया, उन्होंने जीवन में एक ही फैसला गलत किया कि उन्होंने बीजेपी जैसी पार्टी का दामन पकड़ के अपनी राजनीतिक उन्होंने खराब कर ली। अगर कांग्रेस का हाथ थाम लेते तो बुझा हुआ कारतूस नहीं कहते। फिर आप नहीं कहते कि योगेश्वर दत्त राजनीतिक व्यक्ति नहीं है, वो खिलाड़ी है। बीजेपी पार्टी ने उनको इस कदर लाके छोड़ दिया क्योंकि उनका कौशिक साहब, ये है राजनीति का स्तर कौशिक साहब। नहीं, प्लीज सर देखिए, अच्छा कर रहे हैं आप लोग, इस तरह की बयानबाजी ना करें। मैं बिहार की, मध्य प्रदेश की और जगहों की खबरें सुनता था
तो मुझे बहुत बुरा लगता था और बहुत अच्छा लगता था कि हरियाणा में चुनाव मुद्दों पे हो रहा है, बिल्कुल बड़ी शालीनता है, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, हालांकि आपस में हम जो मर्जी बात करते हो, लेकिन आप जैसा आदमी भी अगर यहाँ पे आके ऐसी बातें करेगा तो वो शोभा नहीं देता। आप कहीं नहीं, इनको दलित सीनियर लीडर कहने पर आपत्ति है, इनके कह सकते हैं। आपको ये बोलूंगा, आपको सुनो, आप मुझे लगता है कि आप अति उत्साहित होके सेल्फ गोल कर रहे हैं। अरे सर, शुभकामनाएं आपके साथ कि आप जीत का सहरा बांधे हैं, लेकिन सेल्फ गोल कर रहे हैं, प्लीज। ये जो है थोड़ी सी मर्यादित शब्दों का भी दूसरे का इस्तेमाल करें। सर, इंदुराज नरवाल के लिए कोई ऐसा बोले तो भी अनामिका टोकेगी, जोगिंदर मलिक के लिए कोई ऐसा बोले तो भी अनामिका टोकेगी। नहीं सर, ऐसा नहीं होता। फिर आप जब सीएम को उनका कह रहे हैं तो आप योगेश भगत के लिए क्या बोलेंगे? ठीक है, आपको शोभा नहीं देता। हाँ, रेणु जी जल्दी खत्म कीजिए, धनखड़ साहब के पास जाना। सुमित साहब प्लीज, ऐसे नहीं होता है सर। हमारे सीएम ने हरियाणा का बेड़ा गर्क कर दिया। हाँ, तो मैं माफी चाहूंगा। ये ठीक है, हमारे तो आप बोल रहे हैं ना, कम से कम ठीक है। बेड़ा गर्क किया कि नहीं किया बीजेपी बता देगी, ठीक है, हो गया। को सम्मान न दिला सके। आप चाहते हैं कि बड़ौदा उपचुनाव पर मैं बात करूं? मेरे को बड़ा अफसोस हो रहा है कि सुमित जैसा एक समझदार व्यक्ति, जिसे मैं हमेशा सोचती थी कि बहुत सुलझा हुआ समझदार प्रवक्ता है, लेकिन आज एक खिलाड़ी का अपमान करके इन्होंने साबित कर दिया। और अनामिका, आपका चैनल बड़ौदा और हर जगह गांव-गांव तक जाता है, मुझे इस बात की खुशी है। और मैंने खिलाड़ी का अपमान नहीं किया, आप बीजेपी वाले घर से सीख के आते हैं। चलिए ठीक है, ये फिर बीजेपी कांग्रेस होने लगा है। धनखड़ साहब, आप दोनों शांत हो जाइए, आप दोनों शांत हो जाइए। बहुत वक्त लिया आपने, बिल्कुल नहीं, ठीक है। आप लोग टॉप 2 में दिख रहे हैं वहां पर, इसका ये थोड़ी मतलब है कि आप जेजेपी जो आपके साथ में जा रही है रेणु जी, आप इन वालों को बोलने नहीं देंगे। हो गया सर, आप बोल चुके सर। अब ये बदलेगा नहीं कि आपने बुझा हुआ कारतूस बोला, ठीक है? आपने ऑन एयर बोला बुझा हुआ कारतूस बोला, अब ये बदलेगा नहीं सर, अब बदलेगा नहीं। आप फिर बोल रहे हैं, आपने तीसरी बार बोल दिया। आप शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। पैनल में और भी मेहमान है मेरे पास, प्लीज प्लीज। धनखड़ साहब। अनामिका जी, बड़ौदा चुनाव में हमारे संगठन की सबसे ज्यादा जिम्मेवारी है। हाँ। और 32,500 वोट जननायक ताऊ देवीलाल की जो विचारधारा की पार्टी है, उनके वोट हैं ये, और वो सच्चे सिपाही है। ये सबसे ज्यादा जिम्मेवारी जननायक जनता पार्टी की बनती है, दुष्यंत चौटाला की बनती है, हर वर्कर की बनती है। वोट हमने अपने साझा के कैंडिडेट को डलवाने हैं, जिताना है। मैं इसी सवाल पे आ रही थी, ठीक है? आपने जब इस लाइन से शुरू किया, आप अपनी बात कह दीजिएगा, मैं ज्यादा देर रुकूंगा आपके पास। धनखड़ साहब, सुमित साहब प्लीज सर, आप तो मुझे भी सवाल नहीं पूछने दे रहे, ऐसा थोड़ी होता है सर, रुक जाइए। धनखड़ साहब, जो योगेश कौशिक ने कहा वो सवाल केवल बीजेपी के लिए नहीं था कि आप जेजेपी का वोट अपने पक्ष में कैसे मान रहे हैं, जबकि जेजेपी ने तो अगेंस्ट बीजेपी वो वोट लिए थे। तो आपको लगता है कि जिन्होंने बीजेपी के खिलाफ जाकर आपको वोट दिया था, आपको सच में लगता है कि कल जब वोटिंग शुरू होगी तो वो लोग बीजेपी को आपके कहने से वोट दे देंगे या वो फ्लोट होंगे? ईमानदारी से जवाब सर, उतने के उतने वोट देख रहे हैं, थोड़े बहुत नाराज आपको दिख रहे हैं, ईमानदारी से। अनामिका जी, मैं तो प्रवक्ता ही ऐसा नहीं है जो सवाल घर लेके जाऊं, मैं तो जवाब भी हर सवाल का देता हूं। मैं आपको बताना चाहूंगा क्यों हमें वोट देगा, हमारे कहने से हमारा वर्कर, हमारा वोटर क्यों मत शिफ्ट होगा, मैं आपको बताना चाहूंगा। कुछ है उसमें मुद्दे हैं। बिल्कुल। जिस तरह से हमने सरकार बनाई, कोरोना काल रहा, इस देश और दुनिया में पूरी, मैं कहूं 6 से 7 महीने काफी बुरे गुजरे। उस बुरे समय में हमारी 2 फसलें यहाँ आई है, रबी और खरीफ की फसल। ठीक है। पहली फसल जब आई थी, विपक्ष बड़ा खुश था अब किस तरह से सरकार फेल हो। हमने वायदा किया था प्रदेश की जनता को, विपक्ष को भी, आप देखते जाइए हम कैसे फसल खरीदेंगे और कैसे आपकी पेमेंट देंगे। हमने मैडम पेमेंट भी दी और मंडियां बढ़ा के ना दाना दाना किसान का खरीदने का भी काम। इसके बाद आप मंडियों में गए हैं? सुमित जी केवल 3 मिनट है सर, आ जाऊंगी मैं। आपको अगर पूरे 1 मिनट चाहिए तो आप प्लीज शांत रहिए, तो केवल 20 सेकंड के लिए आऊंगी सर, प्लीज सर। सुमित जी प्लीज सर। मैं हैरान हूं। इनेलो से हमारे साथ मेहमान है सुखवंत सिंह, अपनी बारी की प्रतीक्षा कर, एक बार होकर आने दीजिए, मैं आपके पास आऊंगी बीजेपी से पहले। हाँ अनामिका जी, हम बीच में नहीं बोलते हो, कुछ भी कहते रहते हैं, तो कृपा करके सुनो। अनामिका जी, नहीं अनामिका जी सुनो,
करेंगे, अपने मौके पे करें। दूसरी फसल अभी आई है, मैं हैरान इस बात से हूं, कांग्रेस के मेरे मित्र यहाँ बैठे हुए हैं, इनकी 2 पड़ोसी राज्यों में सरकार है, धान और गेहूं के अलावा कुछ नहीं खरीदते वो। हमारी सरकार ने कपास, धान, अब मूंगफली भी हमने एमएसपी पे लेनी शुरू कर दी है, मक्का, बाजरा और मूंग, ये हमने किसानों का लेने का काम किया है और समय पे पैसा देने का काम किया है। आज हम किसानों की बातें करें, पीछे किसानों के कितने आंदोलन थे, इसी बात पर थे, मंडी रहेंगी, एमएसपी रहेंगी, वो हमने कोशिश की है, अगर मंडी भी रहेगी, एमएसपी मिल रही है, वायदा किया है और ये विश्वास दिलाने की कोशिश की। एग्जाम्पल आप क्यों दे रहे हैं? ये बताने के लिए कि आपने ये एक्शन लेकर अपने वोटर संभाल लिए। मैं वही एक एक करके बता रहा हूं। हाँ। एक हमारा सबसे बड़ा मुद्दा था मैडम, 75% युवाओं को नौकरी हरियाणा वासियों को हम देंगे। आने वाली 5 तारीख को हमने वायदा कर दिया है प्रदेश की जनता को, हम बिल बना के भेजेंगे, कानून बना के भेजेंगे। इस वायदे से आपके वोटर संभल गए? बिल्कुल, हमारे वायदे थे ये, किसानों को तकलीफ नहीं होने देंगे। हम सरकार के साथ क्यों गए? हम सरकार के साथ इसलिए गए, हम आने वाले समय में अपने प्रदेश की जनता की भलाई के लिए, अपने वोटरों के लिए, अपने प्रदेश के लिए क्या भला कर सकते हैं, हम भला करने लग रहे हैं। डबल इंजन की सरकार है, प्रदेश की जनता की भलाई करने का हमें 4 साल और बचे हुए हैं। 1 साल में जो भी हमें समय मिला, हम नहीं कर पाए उतना जितना करना चाहिए था, क्योंकि कोरोना काल में वो काम हम नहीं कर पाए जो हम कर सकते थे, वो नहीं कर पाए। आने वाले समय में हम करेंगे और प्रदेश की जनता मोहर मारेगी। कल चुनाव में आप देख लेना, जो हमारा साझा उम्मीदवार है वो जीत के निकलेगा, कमल खिलेगा 100%। ठीक है। सुखवंत सिंह, देखिए अनामिका जी, सबसे पहले तो हमारा सीएम पर बात चली थी, मैं उस पर 10 सेकंड में अपनी बात रखूंगा। हाँ, ठीक है। हमारा अनामिका जी वो होता है जो हमारे हितों का ख्याल रखे। हम किसानों की, छोटे दुकानदार की, कर्मचारी की और एसेंशियल कमोडिटी एक्ट में वो कालाबाजारी की सीमा बढ़ा करके आम आदमी के हितों का ख्याल ये सरकार और ये सीएम नहीं रख रहे। इसलिए उनको जबरदस्ती को ये ना कहे कि इसको अपना मानो, अपना हम उसको मानेंगे जो हमारे हितों का ख्याल रखेंगे, तो उसकी बात का जवाब है। दूसरी बात, दलबीर जी कह रहे हैं कि हम 75% की बात करेंगे। अभी रिसेंटली सरकार ने एचपीएससी का चेयरमैन लगाया है, वो कहां से है सबको पता है, और किस प्रकार से भर्तियां हो रही सबको पता है। दूसरी बात अनामिका जी, जो इनेलो की बात है, चौधरी अभय सिंह चौटाला ने, आपने खुद स्वयं कहा कि बहुत पहले से उन्होंने अपना प्रचार शुरू किया और हमने बहुत साफ गोई और ईमानदारी के साथ, स्पष्ट मुद्दों के साथ अपनी बात बड़ौदा के वोटर्स के सामने रखी है। और हमने, आप देखेंगे पूरे चुनाव प्रचार के दौरान हमारी एक भी एक ऐसी चीज नहीं मिलेगी जिसमें आप कह सकें कि हमने मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का जो है ना वो उल्लंघन किया है, या जो सारी बात की। अब हमारा ये कहना है कि हमारी साफ गोई को, हमारी ईमानदारी को, हमारी किसानों के प्रति हमारे समर्पण को और आम आदमी, कर्मचारी, व्यापारी सबके प्रति हमने जो अपना समर्पण दिखाया, जो उनके हितों की आवाज हमने विधानसभा से लेके और सड़क तक उठाई है, उसके ऊपर लोगों ने संज्ञान लिया है। और आप निश्चित रूप से देखेंगे कि इंडियन नेशनल लोकदल इन दोनों लोगों को धता बताते हुए और करिश्माई विधानसभा। चलिए ठीक है, 20-20 सेकंड सभी के पास है, 20 से 21 सेकंड नहीं होगा, मुझे वाइंड अप के लिए कमांड आया है, मैं फिर भी 20 सेकंड दे रही हूँ। सुमित गौड़, 20 सेकंड, फाइनल कमेंट। अनामिका जी, मेरा फाइनल कमेंट यही है आपके चैनल के माध्यम से, मैं एडवांस में बड़ौदा के जन का, बड़ौदा के बुजुर्गों का, बड़ौदा की माताओं बहनों का, बड़ौदा के युवाओं का, जो उन्होंने हमें आशीर्वाद दिया, उनसे मिलते समय मुझे पूरी उम्मीद है और मैं उनका धन्यवाद कर रहा हूं। और भरोसा है मुझे कि कल सुबह बड़ौदा में जितना भी वोट पोलिंग होगा, उसका 70% वोट कांग्रेस। शुभकामनाएं, शुभकामनाएं, न्यूज की शुभकामनाएं सर आपको। रेणु भाटिया, नतीजे आएंगे। 20 सेकंड हो गया, सुमित साहब हो गया। रेणु भाटिया शुरू हो जाइए, 20 सेकंड। देखिए, सरकार के ऊपर पूरी बड़ौदा की जनता ने विश्वास किया है, किसानों ने एहसास किया कि उनको अगर कोई सही दिशा, सही हक अधिकार दे सकता है तो वो भाजपा सरकार और जेजेपी की गठबंधन सरकार है। इसीलिए कल सुबह से जो वोटिंग स्टार्ट होगी वो हमारे उस कैंडिडेट के लिए होगी जिसमें पूरी दुनिया में भारत का परचम लहराया है, हरियाणा का मान सम्मान बढ़ाया है और अब आने वाले दिनों में कल के आशीर्वाद के बाद बड़ौदा की जनता को सम्मान देने वाला है। इसलिए भाजपा और जेजेपी की जीत है। सुखवंत सिंह 20 सेकंड। अनामिका जी, मैंने पहले ही कहा कि बड़ौदा की जनता ने और हरियाणा प्रदेश के लोगों ने उस बात का संज्ञान लिया कि किस प्रकार चौधरी अभय सिंह चौटाला विधानसभा से लेकर सड़क तक उनकी आवाज उठा रहे हैं, और हमने बहुत साफ गोई के साथ। और मैंने पहले भी कहा कि वो एक मुनव्वर राणा का जो शेर है ना कि लगेगी आग तो आएंगे और मकान भी जद में। अगर किसान की बात चलेगी तो कांग्रेस भी निश्चित रूप से कटघरे में है, ये बहुत अच्छा और किसानों ने उस बात का संज्ञान ले लिया है और इन दोनों लोगों को किनारे बैठा करके इंडियन नेशनल लोकदल को विधानसभा में मौका देगी। ठीक है, धनखड़ साहब 20 सेकंड। अनामिका जी,
मैं दो बातें इसमें रखना चाहूंगा सरकार की। विपक्ष ने मैं कह रहा हूं पिछले 2 महीने से एक बात चला रखी थी, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा विपक्ष का, विपक्ष सारा आ गया जिसमें अब मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री गांव में नहीं घुस पाएंगे। जिस तरह का जन सैलाब आपने पीछे 2 दिन देखा होगा, फिर बीच में बोल रहे आप, फिर बोल रहे बीच में। मैं दूसरी बात एक डबल स्टैंडर्ड की बात और करना चाहूंगा, मैं डबल स्टैंडर्ड की बात और रखना चाहूंगा आपके सामने। इनकी आदतें खराब है। मैं एक बात और रखना चाहूंगा, जो लोगों को धन्यवाद कर दिया, लड्डू प्रदेश अध्यक्ष बहन शैलजा का जो बड़ौदा में हुआ वो कांग्रेस का चेहरा है, जो कांग्रेस का चेहरा है। जो फरीदाबाद में हुआ सरकार ने संज्ञान लिया FIR की, वो सरकार का चेहरा। ठीक है, वापस कंक्लूड कर दीजिए जल्दी से कौशिक साहब। एक्चुअली क्या है कि देखो, मैं ये सारी की सारी बातें भविष्यवाणियां शुरू हो गई, तो मैं भविष्यवाणी के हिसाब से बताऊंगा। जब आपने जनता को आज ही धन्यवाद कर दिया सर, बात ये खत्म हो जाती है ना, मिठाई बना लीजिए। भविष्यवाणी कर रहे हो तो मैं भी भविष्यवाणी कर देता हूं। मैं जन्मपत्री पढ़ता हूं। योगेश्वर दत्त जी का नाम अगर सही है तो उनकी राशि धनु बनती है, और धनु राशि के हिसाब से उनका समय बहुत अच्छा चल रहा है। उन पे 7.5 तिथि पहले वो समाप्ति की तरफ है, और कहीं ऐसा ना हो आप कंट्रोल करा दें। मैं बता रहा हूँ, ये मैं राशि के हिसाब से बता रहा हूँ। आई समझ में आप इलाहाबाद खुश मत हो, अपना काम करो। मिठाई का ऑर्डर बीजेपी दे दे। हाँ नहीं, मैं तो बता रहा हूँ, ये सच है। अगर उनका नाम ठीक है, धनु राशि है उनकी, बृहस्पति उनके देवता है, बृहस्पति में है, कल वो डाला है, चेक कर लो। सभी को हरियाणा न्यूज की तरफ से शुभकामनाएं। जीत की लय को लेकर आगे जाना चाहते हैं, और जीत का जो राह आप लोगों को आसान दिख रहा है, ईश्वर करे वो कल सुगम ही हो, लेकिन जीतना किसी एक को है, जनता जनार्दन को फैसला करना है। बहुत शुक्रिया डिबेट में शामिल होने के लिए। एक सवाल पूछा था हमने, सवाल देखिए जरा। सवाल था, क्या बड़ौदा उपचुनाव के नतीजे प्रदेश में बदलेंगे सियासी समीकरण? हाँ के लिए यस टाइप करना था, ना के लिए नो टाइप करना था, और जो जवाब था वो देखिए। 90% लोगों ने कहा है कि हाँ सियासी समीकरण बदलेगा, 10% कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं होगा। चलिए, तो आपके जवाब के साथ ही बहुत कुछ सोचने पर मजबूर हो जाएंगे वो सियासतदान जिन्होंने बहुत पसीना बहाया है और अब कल वोट का इंतजार कर रहे हैं। यही रुक रहे, देखते रहिए हरियाणा न्यूज। नमस्कार।